बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम करेंगे चैप्टर 1 फ्रॉम न्यू सेकेंडरी साइंस अपडेटेड एडिशन 2023 फॉर क्लास 8 और इसका हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी। और इसी इकोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेज नंबर 10 के ऊपर इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। यानी हमारे इकोसिस्टम में जो लोग आपस में मिलकर रहते हैं, वो एनिमल्स हैं, वो प्लांट्स हैं, वो ह्यूमंस हैं, तो उनका किस तरह आपस में रिलेशन बनता है, वो किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंकअप है। और इनके दरमियान में जो सबसे पहली बात आती है इनके रिलेशनशिप में, देखिए जब आप एक घर में रहते हैं, आपके बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा भी होता है, मोहब्बत प्यार भी होता है, थोड़ा थोड़ा ईगो सिस्टम भी चल रहा होता है, और थोड़ी किसी से कभी कभी कोई नफरत भी हो जाती है, ठीक है ना। तो कंपटीशन भी हो रहा होता है। हमेशा माँ बाप कहते हैं मैं हमारा ये बच्चा ज़्यादा लायक है और ये थोड़ा सा वीक है, या इस तरह करके बातें होती हैं। तो हम सबसे पहले इकोलॉजिकल रिलेशनशिप में जो पहला टॉपिक आता है ना, वो कंपटीशन का आता है। यानी मुकाबला हो रहा होता है एनिमल्स के आपस में भी और प्लांट्स के अंदर भी। इन एनी इकोसिस्टम देर आर ऑलवेज मोर लिविंग थिंग्स बॉर्न देन कैन एवर सर्वाइव। किसी भी इकोसिस्टम में, आपको पता है इकोसिस्टम मिलके कौन बनाता है? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मिलकर एक इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं और बनाए रखते हैं। उनमें जो एबायोटिक्स हैं वो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हमारी एयर है, हमारी लैंड है, हमारा वाटर है, हमारा एटमॉस्फेयर है। और लिविंग थिंग्स में आपको सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिनमें ह्यूमंस हैं, आपके प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो अब इन जो कंपटीशन हो रहा है ना, वो नॉन लिविंग थिंग में एबायोटिक्स में कोई भी नहीं है। असल में जो बायोटिक्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर ये कंपटीशन चल रहा है, और वो हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड वी ह्यूमन बींग्स। तो अब जो भी लिविंग थिंग अब पैदा होती है और वो अपने आप को सरवाइव करना जानती है, हर तरह के एटमॉस्फेयर में, इकोसिस्टम में अपने आप को बनाए रखती है और मुकाबला करती है दूसरे शिकारी से बचने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखती है, उसकी तादाद उस इकोसिस्टम में ज़्यादा होती है। यानी नंबर ऑफ उनकी जो स्पीसीज़ है ना, वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अगर जंगल में एक दो शेर हैं तो आपको हिरन काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे, आपको जेब्रास बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। इसी तरह ऐसे एनिमल्स जो अपने आप को शेल्टर में रखना और प्रीडेटर से बचना सीख जाते हैं, वही ज़्यादा देर तक सरवाइव कर सकते हैं और वही अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही बात वो इसमें कर रहे हैं आपके साथ। ओनली दोज बेस्ट अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट एंड अप लिविंग द लॉन्गेस्ट। और इसमें अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा है, उनको मौसम से भी अपने आप को बचा के रखना है, बहुत गर्मी बहुत सर्दी से भी उन जानवरों को अपने आप को सेफ रखना है। उन प्लांट्स को इस तरह बनना पड़ेगा कि वो सरवाइव कर सकें बहुत ठंड में या बहुत गर्मी के अंदर। और सेकेंडली कि वो उनको पता हो कि हमारे शिकारी हमें किस किस वक्त शिकार कर सकते हैं, या किस मौसम में हमें किस इलाके में नहीं जाना, या अगर जाना है तो एक ग्रोह की शक्ल में जाना है, एक हर्ड की शक्ल के अंदर जाना है, अकेले वहाँ नहीं जाना। तो ये एनिमल्स बहुत समझदार होते हैं, अल्लाह ने इनको ये कुव्वत दी होती है, ये हाफजा दिया होता है, उनको पता होता है हमारे लिए कौन सा सेफ एरिया है, हमारा रीजन कौन सा है, हमने उससे बाहर नहीं जाना। कंपटीशन हैपन्स बिटवीन ऑल लिविंग थिंग्स। हर जानदार के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिस इंक्लूड्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसमें एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों शामिल हैं। स्पीसीज compete फॉर फूड, और स्पेस है और शेल्टर है। अब तीन चीज़ों के बीच में मुकाबला हो रहा है। अब ह्यूमंस तो है नहीं ना, ह्यूमंस किस किस के चीज़ में मुकाबला करते हैं? अच्छे से अच्छे कपड़ों में, अच्छे से अच्छे रिहाइश के अंदर, अच्छे से अच्छे खाने के अंदर, अच्छी गाड़ियाँ रखने में। तो इसी किस्म का थोड़ा सा कंपटीशन एनिमल्स के अंदर भी, वो भी फूड के पीछे आपस में लड़ते हैं, और शेल्टर के पीछे, जहाँ पर वो अपने आप को छुपा के रख सकें, या जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अपने बच्चे पैदा कर सकें। तो एक शेल्टर हो गया, एक फूड हो गया, और एक स्पेस हो गई। स्पेस क्या है? ख़ास इलाका होता है। शेर अपने इलाके में किसी और शेर को घुसने नहीं देता, एलिफेंट्स अपने इलाके में दूसरे एलिफेंट्स को घुसने नहीं देते, या किसी और एनिमल को उस एरिया में जाने आने नहीं देते हैं, ठीक है ना। यानी वो मिलकर फिर मुकाबला करते हैं। इसी तरह सब एनिमल्स अपनी अपनी स्पेस बनाए हुए हैं जंगल के एक माहौल के अंदर। यानी उन्होंने अपना एरिया बनाया हुआ है कि जी हमारे एरिया में दूसरा जानवर नहीं आ सकता। तो ये जब आप इसको स्टडी करो कभी
इस चीज़ को अगर जो भी डिस्कवरी चैनल्स और जो भी रिलेटेड इस तरह के चैनल से जिनको लगावट है या जो शौक से देखते हैं, जिनके फेवरेट हैं ये चैनल्स, तो उनको पता होगा कि हर जानवर ने अपना एक इलाका मार्क किया होता है, उनकी वो खुशबू होती है और वो वहाँ पर अपना डांग या अपनी जो फीसेस हैं या अपना यूरेन है वो वहाँ पर छोड़ देते हैं और दूसरा जानवर उसको सूंघ कर पता चल जाता है, हवा में उसके मॉलिक्यूल सूंघ कर के भी हमने इस इलाके में नहीं जाना, ये फ़लाँ फ़लाँ जानवर का इलाका, ये उसकी बॉर्डर लाइन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो मैं जितनी इन्फॉर्मेशन थी आपको दे सकती इस पैराग्राफ की वो मैंने आपको दे दी है। यहाँ पर हम आगे रीड करते हैं, इफ़ दे आर टू सर्वाइव एनिमल्स नीड फूड एंड वाटर। और आपको पता है जानदार को ज़िंदा रहने के लिए अगर जानवर भी हैं तो उनको अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, अगर वो खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। द मोर फूड एंड वाटर देन कैन गेट द बेटर देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अब वो जितना खाना तलाश करेंगे और पानी उनको मिलता रहेगा, सही जगह पर तालाब के आसपास रहेंगे और वहाँ उनको अच्छी मिकदार में शिकार भी मिलेगा, तो वो उतनी ही ज़्यादा जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसे यंग वंस। ठीक है, वो पैदा कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनको एक प्रॉपर माहौल मिला हुआ है, उनको पानी भी वहीं से मिल जाता है और शिकार के लिए भी उनको तगोदो नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा भागना नहीं पड़ता, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, किसी और इलाके में नहीं जाना पड़ता, अपने आप को ख़तरे में नहीं डालना पड़ता। तो जितना अच्छा फूड और पानी उनको मिलेगा वो उतना ही अच्छा सर्वाइव करते रहेंगे। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दे कैन हाइड फ्रॉम प्रेडेटर और सीक शेल्टर फ्रॉम बैड वेदर्स। अब आपने देखा होगा हर्ड्स जेब्रास के या डियर्स के, या अगर हम याक्स की बात करें या बुल्स वगैरह और जो जंगली भैंसे होते हैं और इसी किस्म के दूसरे जंगली जानवर, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये लोग तादाद के अंदर नंबर्स ऑफ ज़ीब्रास या नंबर्स ऑफ इनके जो आप बात करें डियर वगैरह, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है माइग्रेट करते हैं। इसी तरह परिंदे भी करते हैं। ठीक है, जब रशिया की साइड पे बहुत ठंड हो जाती है तो रशिया से परिंदे पाकिस्तान की तरफ आते हैं, हमारी लेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको माइल्ड सा रीजन चाहिए जहाँ पर अच्छा वेदर है, गर्म वेदर है और वो उस ठंड से बच जाए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उनको माइग्रेट करना पड़ा है। इसी तरह जंगल में भी उनको माइग्रेट करना पड़ता है। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जंगल में जो कि गर्मियों में उनकी लेक्स सूख जाती हैं, जो पानी के रिजर्वियर्स हैं वो सूख जाते हैं, तो उनको उस वक्त पता होता है कि हमने यहाँ से मूव करके 100 किलोमीटर या 200 या 250 या 500 किलोमीटर अगर हम दूर नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ चलेंगे तो हमें वहाँ पर अच्छा सब्ज़ा भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा और वो टेरिटरी ऐसी होगी जो हमारे लिए सेफ़ होगी, हमारे प्रीडेटर्स वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे हमें शिकार करने के लिए। तो ये माइग्रेशन जो है ना ये हर साल होती है और हर 6 महीने बाद होती है, जब मौसम बहुत शिद्दत पकड़ता है, कोई एक्सट्रीम का वेदर जो है ना चेंज होना होता है, तो वो पहले से ही उनको पता होता है। जैसे चूंटियाँ आप नोट कीजिएगा, जैसे ही सर्दियाँ आने वाली होंगी आपके घर में आपको बहुत ज़्यादा आंट्स नज़र आएंगी और वो एक्टिव होंगी और खाना उठा उठा के लेकर जा रही होंगी। वो क्या कर रही होंगी, उनको पता है कि अभी 2 महीने बाद सर्दी आ जाएगी और फिर वो बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। अल्लाह ने उनकी बॉडी पे फर नहीं रखी कि वो अपने आप को ठंड से बचा सके, लिहाजा वो अंडरग्राउंड अपना खाना इकट्ठा करना शुरू कर देंगी 2 महीने पहले से। इसी तरह ये एनिमल्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और सीख करते हैं, ढूंढते हैं अपने लिए शेल्टर और खाना पीना, ताकि वो अपने बैड वेदर के अंदर, बारिशों के अंदर, बर्फबारी के अंदर अपने आप को खाना भी उनका महफूज होता है उनके पास और उनको पता होता है कि हमने यहाँ सर्वाइव करना है, हमें शेल्टर मिल गया, हमारा ये वक्त गुजर जाएगा। प्लांट्स नीड्स एज मच लाइट एज पॉसिबल सो दे कैन फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स को बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी चाहिए, पानी और हवा से भी ज़्यादा उनको सनलाइट चाहिए। ठीक है, अगर सनलाइट नहीं है, अगर आप पौधे को शेल्टर में रखें और उसको पानी देते रहें आप, ठीक है, और हवा में भी वो रखा हुआ है लेकिन उसको शेल्टर में रखा और उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही, तो इट कैन डाई इन फ्यू डेज, क्योंकि उसकी जो सबसे बेसिक नीड है ना वो सनलाइट है। सनलाइट एनर्जी उसको चाहिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। फोटोसिंथेसिस क्या है, अगर आपके घरों में ईंधन नहीं है, आपके घरों में गैस नहीं है, आपके घरों में किसी किस्म का कोई चूल्हा नहीं है और लकड़ी जलाने के लिए भी नहीं है, तो अपना खाना कैसे बनाएंगे? आपके रॉ मटेरियल को ऐसे कच्चा तो नहीं ना खा सकते, कब तक आप सर्वाइव करोगे?
तो इसी तरह प्लांट का यही सिस्टम है कि उनको लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उनको खाना पकाना है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना फूड तैयार करना है। तो सनलाइट जो है उनकी बेसिक नीड में से एक सबसे बड़ी नीड है। द प्लांट्स दैट ग्रो फास्टेस्ट एंड टॉलेस्ट यूजुअली सर्वाइव। जौन सा प्लांट ज़्यादा प्रॉपरली सनलाइट ले लेगा वो तेज़ी से ग्रो करेगा, ठीक है। ना सिर्फ अबव द ग्राउंड बल्कि अंडर द ग्राउंड भी। अंडर द ग्राउंड कैसे? उसकी रूट्स जो हैं वो फैलती चली जाएंगी इन ऑल डायरेक्शंस, चारों डायरेक्शंस में, और मजबूत होंगी और ज़्यादा अच्छे से पानी को सक करेंगी सॉइल में से। और पानी ऊपर जाएगा थ्रू जाइलम, जैसे कि आप साइंस की मेरी जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं तो इससे मैं उनके लिए बता रही हूँ, जाइलम से उनको ऊपर पानी मिलता रहेगा, लीव तक पहुँचेगा और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो टेक प्लेस होता रहेगा। और इस तरह उनको सनलाइट मिलेगी और वो ग्रो करते जाएंगे और बाकी पौधों से वो छुपे नहीं रह जाएंगे। और जो पौधे ज़्यादा सनलाइट लेके बड़े हो जाएंगे, उनके आसपास जो छोटे पौधे होंगे, अब उनकी सनलाइट उस बड़े पौधे ने रोक दी, ठीक है, और वो ऊपर छाँव बना रहा है, अपनी ब्रांचेस को फैला रहा है। तो अब जो उसके आसपास जो पौधे थे ना, अब वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहे, बेशक एक फर्टाइल लैंड के अंदर ही क्यों नहीं वो लगे हुए। आपने कभी गंदम की या किसी भी अनाज की फसल लगी हुई देखी है? आपने ये नोटिस नहीं किया होगा कभी भी कि गंदम की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल इक्वल होती है। आपको दूर से नज़र आएगा कि दूर तक खेत है और बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने वो जो होता है ना टेप, उससे उनको नाप कर लगाया हुआ है। अल्लाह की तरफ से ही वो सारे प्रॉपर सनलाइट ले रहे होते हैं और एक जितना ग्रो कर रहे होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि उनमें से कोई एक आध पौधा होगा जो बहुत छोटा रह जाएगा और वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और नीचे वो जो है ना वीड की शक्ल इख्तियार कर लेगा या ज़ाया हो जाएगा। लेकिन चावल की भी और गंदम की भी फसल आपको अगर देखें तो वो सारे एक जैसी ग्रो की होती है और ऐसे जैसे किसी ने एक जैसा उनको साइज़ रखा हुआ है। लेकिन अगर हम जंगल या फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर कुछ दरख्त बहुत बड़े हैं और उन्होंने सनलाइट बहुत ले लिया और वो ओवर ग्रो कर गए हैं, उनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। तो नीचे जो पौधे हैं ना, जिनको सनलाइट चाहिए, वो तो या तो बिल्कुल मर गए हैं, और बाकी जो जड़ी बूटियां हैं या हर्ब्स वगैरह हैं जिनको इतनी सनलाइट नहीं चाहिए और वो ऐसे ही डैम्प में और माशी एटमॉस्फेयर में अपने आप को, या ह्यूमिड एरिया के अंदर हब्स वाले माहौल में अपने आप को पला बढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमारी ये मशरूम्स वगैरह हैं या दूसरे हमारी हर्ब्स वगैरह हैं, तो वो ज़िंदा रहते हैं। लेकिन अगर दरख्त ऊपर चढ़ गया और उसके पास कोई वाइन है तो वो वाइन मर जाएगी, वो बेल ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उसको प्रॉपर धूप नहीं मिल रही। They can't make food without them. Plant with roots system that spread deeper and wider in the soil will be more likely to win the competition. और ऐसे हमने सीख लिया कि ऐसे प्लांट्स जिनकी रूट्स जो हैं वो स्प्रेड आउट होती हैं, फाइब्रस रूट रखते हैं, ठीक है। और फाइब्रस रूट क्या होती हैं? जो ऐसे फैली होती हैं, चारों तरफ फैली होती हैं। और टैप रूट क्या होती हैं? जो गाजर है, मूली है, वो टैप रूट है, ठीक है ना, वो भी हम रूट खाते हैं। जो गाजर है वो क्या है? एक रूट है और उसकी शक्ल क्या है? टैप रूट की तरह है, यानी उसके साथ छोटी छोटी और ब्रांचेस निकली होती है, छोटे रूट्स निकली होती है, लेकिन एक प्रॉपर रूट जो है ना वो खुद है, गाजर खुद एक टैप रूट है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जो टैप रूट्स रखते हैं प्लांट्स, वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो फाइब्रस रूट वाले हैं, जो ज़्यादा दूर तक और डीपर अपनी रूट्स को ज़मीन के नीचे तक ले जा सकते हैं, तो वो उतना ही बेहतर ग्रो करेंगे और वो जीत जाएंगे इस कंपटीशन को। ब्राइट स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? जब फूल खिलता है तो फल बनाने के लिए उस फूल में जो पोलन ग्रेन्स हैं, छोटे छोटे येलो, आप किसी भी फ्लावर के सेंटर पार्ट को हाथ लगाओगे ना तो आपके हाथ पे येलो येलो कलर का कुछ पाउडरी पार्टिकल्स जो हैं वो स्टिक ऑन हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो वो क्या है? वो पोलन ग्रेन्स हैं। उससे क्या होता है? हमारे इंसेक्ट्स अल्लाह ने जो बनाए हैं, जब वो उस फूल पर बैठते हैं रस पीने के लिए, और वो फूल खिलता है इसलिए ताकि उन इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और अपने वो जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके साथ स्टिक ऑन कर दे, और फिर वो उड़कर जब दूसरे फूल तक जाएं उसी काइंड के पौधे के तरह, यानी एक ही पौधे के दो फूलों पर जब वो आपस में बैठते हैं तो ये पोलिनेशन हो जाती है और इस तरह फल निकलते हैं उसमें से, ठीक है, और इसी तरह सीड्स बनते हैं। तो अल्लाह ने ये रिप्रोडक्शन जो रखी हुई है ना, ये पोलिनेशन के ज़रिए होती है, जिससे ये फल निकलते हैं और सीड्स पैदा होते हैं।
अब पोलिनेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप कंपटीशन जीत सकते हो, यानी जिस पौधे का जैसे कि है द मोर अट्रैक्टिव अ फ्लावर इज टू इंसेक्ट्स द बेटर इट्स चांसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, जितनी पोलिनेशन होगी उतनी रिप्रोडक्शन होगी, उतने सीड ज़्यादा बनेंगे, उतने सीड्स हवा में उड़कर उन जैसे पौधों को ग्रो करेंगे। तो जितने उसके फ्लावर अट्रैक्टिव होंगे ना, उतने ही ज़्यादा इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उन तक आएंगे, उनके पोलन्स को अपने जिस्म के साथ चिपकाएंगे और फिर उड़कर दूसरे फूलों तक जाएंगे और वहाँ वो ही पोलन गिराकर फीमेल फ्लावर के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे फ्रूट या सीड। ठीक है, और इसी तरह ये ग्रो करते हैं। तो यानी जो पौधा ज़्यादा फूल लाएगा, ज़्यादा खुशबू वाला होगा, जिस पर ज़्यादा मक्खियाँ बैठेंगी, मक्खियाँ तो नहीं कह सकते, बीज कह सकते हैं, वो हनी बीज हो सकती हैं और वो दूसरे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा ग्रो करेगा अपने पूरे एरिया में। ज़्यादा दरख्त, जैसे अक्सर जंगल में ऐसा होता है कि एक जैसे काफ़ी दरख्त एक जगह उगे होते हैं, ठीक है ना, जैसे ये पाइन ट्रीज़ हैं और दूसरी सी टाइप के ट्रीज़ हैं। तो ये क्योंकि मोर अट्रैक्टिव टू इंसेक्ट्स होते हैं, तो इनकी पोलिनेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है और इनको रिप्रोडक्शन का ज़्यादा मौका मिलता है। अब चलते हैं टेस्ट योर सेल्फ की तरफ, और पहला क्वेश्चन वो हमें कर रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ एन एडवांटेज फॉर एन एनिमल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका आंसर हमारे पास, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दे कैन हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स और सीक शेल्टर फ्रॉम बैड वेदर। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, गिव वन एग्जांपल ऑफ कंपटीशन बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीसीज और एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो उसका आंसर है हमारे पास, सेम स्पीसीज कंपटीशन किस चीज़ में करते हैं, जैसे चीता और लाइन्स हैं, बोथ फीड ऑन द सेम प्रे, दोनों एक ही शिकार के ऊपर लड़ रहे होते हैं, उनको एक ही तरह का शिकार चाहिए, तो दे कम्पीट फॉर दिस रिसोर्स, तो वो अपने प्रे के लिए रिसोर्स आउट करते हुए आपस में कम्पीट करते हैं। और डिफरेंट स्पीसीज कैसे कंपटीशन करती हैं, एनिमल्स कम्पीट फॉर फूड, शेल्टर, वाटर एंड स्पेस। तो उनका जो कंपटीशन है वो सेम स्पीसीज से ज़्यादा टफ है, उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए कंपटीशन करना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, लिस्ट 4 थिंग्स प्लांट कम्पीट फॉर। तो वो 4 थिंग्स हैं प्लांट कम्पीट फॉर, लाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर, ये इकट्ठा आएगा क्योंकि पानी के अंदर ही न्यूट्रिशंस होती हैं, और स्पेस और पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स कौन से हैं, वही इंसेक्ट जिनको इन पौधों के जो फ्लावर्स हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, स्ट्रेट ट्री ट्रंक्स आर यूजफुल फॉर बिल्डिंग, एक्सप्लेन वाई ट्रीज ग्रोन फॉर बिल्डिंग आर प्लांट वेरी क्लोज टुगेदर। वो कह रहे हैं कि हम जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं टिम्बर वगैरह, वो क्यों उन ट्रीज़ को पास पास ग्रो करवाया जाता है, जिसके आपको ऊपर पिक्चर में नज़र आ रहा है कि फॉरेस्ट में भी, और अगर हम यहाँ कहीं मसनूई जंगल देखें तो वहाँ पर एक जैसे दरख्त एक साथ बड़े क्लोजली उन्होंने प्लांट किए होते हैं और वो एक ही तरह का ग्रो कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह हमारे पास जो है, हम आंसर इस तरह देंगे, बिकॉज दे ग्रो एंड बिहेव लाइक अ जॉइंट फैमिली और कम्युनिटी, क्योंकि वो एक साथ होते हैं और एक ही फैमिली से होते हैं वो सारे ट्रीज, तो वो एक कम्युनिटी बना लेते हैं, एक फैमिली बना लेते हैं। सो दे एक्सचेंज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स विद ईच अदर एंड ग्रो एट द सेम रेट एंड प्रोवाइड गुड टिम्बर और वुड। और वो क्योंकि सेम रेट से ग्रोथ कर रहे होते हैं, उनके तने ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और वो काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है पीछे, एक जैसे मोटे मोटे तनों वाले, और एक ही जो है ना फैमिली से ये सारे पाइन ट्रीज़ आपको नज़र आ रहे हैं, और कुछ टिम्बर वाले होते हैं और देवदार के ट्रीज़ होते हैं, जो जो ऐसे ट्रीज़ जो कि जिनसे फर्नीचर बनाया जाता है। तो ये अच्छे से ग्रो करते हैं और इनकी ट्रंक जितनी मोटी होगी उतनी ही अच्छी लकड़ी मिलेगी हमें बिल्डिंग के लिए या फर्नीचर्स के लिए। तो ये था हमारे जो टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप का, एक लॉजिकल रिलेशनशिप। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम टॉपिक जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लर्निंग के बाद